आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विषय की हमारी 10वीं यूनिट या 10वां अध्याय जो है हेलो एल्केन एवं हेलो एलीन, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले बच्चों ये जानिए कि इस यूनिट में निर्धारित अंक जो है वो 4 है। आपकी परीक्षा में इस यूनिट से 4 नंबर का प्रश्न आता है और एक ही प्रश्न आता है, वो भी लघु उत्तरीय प्रकार का। अब चूंकि आपकी ये जो यूनिट है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की पहली यूनिट है, इसलिए सबसे पहले आज हम इस यूनिट में हेलो एल्केन के और हेलो एलीन का परिचय जानेंगे कि ये क्या है। फिर हम आज का हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो मुख्यतः हेलो एल्केन पर आधारित है, तो फिर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हम उसका नामकरण पढ़ेंगे, फिर हम हेलो एल्केन में पाए जाने वाली समवायता के बारे में जानेंगे, फिर हम हेलो एल्केन को बनाने की विधियों को सीखेंगे और अंत में हम हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो अब चूंकि जैसा अभी मैंने बताया कि हमारी कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है, तो सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? कक्षा 11 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और साधारणतः हाइड्रोकार्बन को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहले होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे प्रकार के होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो खुली श्रृंखला वाले कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके उनमें निश्चित रूप से बेंजीन रिंग पाई जाती है और बेंजीन रिंग वाली कार्बन श्रृंखला जो है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला इनमें पाई जाती है। तो जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसके हाइड्रोजन को उतनी ही संख्या में हेलोजन से यदि विस्थापित कर दें तो हमें जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हेलो एल्केन। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट कर रही हूँ कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से जितनी संख्या में हाइड्रोजन को उतनी ही संख्या के हेलोजन से यदि हम विस्थापित कर दें तो प्राप्त होने वाले जो यौगिक हैं वो कहलाते हैं हेलो एल्केन। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन को हम हेलोजन से विस्थापित कर दें तो प्राप्त होने वाले यौगिक जो हैं वो कहलाते हैं हेलो एलीन। यानी कि अपने इस पार्ट में या इस यूनिट में मुख्यतः हम हाइड्रोकार्बन के हेलोजन विस्थापित यौगिक जो हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरा आज का ये लेक्चर जो है वो मुख्यतः हेलो के एल्केन पर आधारित है, इसलिए अब हम शुरुआत करेंगे विस्तार से समझते हुए हेलो एल्केन की। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन क्या होता है ये सीखेंगे। जब किसी एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन को हेलोजन से विस्थापित करते हैं, यदि मान लीजिए मैं सरलतम रूप में जो आपके ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसे लिख रही हूँ, और चूंकि यहाँ से हमें हाइड्रोजन को हटाना है इसलिए मैंने R के साथ H को अलग से लिख दिया। यहाँ पे R जो है वो एल्कीकूलम को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब इसकी क्रिया हम किसी हेलोजन से कराएं, यहाँ पर X जो है वो हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को शो करता है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ इसके तो ले रहे हैं इसको, तो जब हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाता है तो यहाँ पर RX बन जाता है और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे X के साथ मिलकर HX बना लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हेलोजन से विस्थापन द्वारा RX सामान्य सूत्र वाले जो यौगिक हमें कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो है
वो हमने जान लिया। आप ये भी जानिए कि इन्हें एल्किल हैलाइड के नाम से भी पुकारा जाता है। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ लें। हम अपना सबसे सरलतम पहला सदस्य यदि एल्केन का ले लें तो वो मीथेन होता है। तो मीथेन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दें तो क्या होगा, यहाँ बचेगा CH3, हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, उसके स्थान पर आया Cl, यहाँ से निकला हाइड्रोजन एक Cl से क्रिया करके बना लेगा HCl। इस तरह से ये जो CH3Cl बना ये कहलाएगा अब आपका एल्किल हैलाइड। वो भी कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, या इसी को कहा जाएगा क्लोरोमीथेन। इस तरह से हमने सीख लिया कि हेलो एल्केन जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न। अब हम देखेंगे कि जो हेलो एल्केन है वो कई प्रकार के बन सकते हैं, यानी अब हम उनका वर्गीकरण सीखेंगे। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण जो है वो हमारे हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन की संख्या के आधार पर है, यानी उसकी संख्या यदि एक है तो उसे कहा जाता है मोनो हेलो एल्केन, और जब हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या एक से अधिक है, यदि वो 2 है तो वो कहलाएगा डाई हेलो एल्केन, 3 होने पर वो कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन, और इसी प्रकार ज्यादा होने पर टेट्रा हेलो एल्केन कहलाएगा। तो पहला वाला ग्रुप हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन का, और जबकि एक के अतिरिक्त जब हेलोजन परमाणु की संख्या ज्यादा है यानी डाई ट्राई टेट्रा, तो इन्हें हम सम्मिलित रूप में कह सकते हैं पॉली हेलो एल्केन। इसे अब हम एक सरल उदाहरण के द्वारा समझ लें। तो हमारा सबसे सरलतम पहला सदस्य एल्केन का मीथेन है, तो इससे बनने वाला मोनो हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को कम करके उसमें यदि हेलोजन है एक तो ये कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। अब यदि हम इसी में से क्या करें, 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH2Cl2, और जब हम इसी में से 3 हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा CHCl3, और जब इसमें से हम 4 हाइड्रोजन को यदि हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा CCl4। तो यहाँ पर चूंकि हेलोजन की संख्या 2 है तो ये उदाहरण हो जाएगा डाई हेलो एल्केन का। यहाँ पर हेलोजन की संख्या 3 है इसलिए ये ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा, और इसमें 4 है तो ये टेट्रा हेलो एल्केन कहलाएगा। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण था हेलोजन की संख्या के आधार पर, और ये हो गए इनके उदाहरण। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो है वो कार्बन की प्रकृति पर आधारित है, यानी एल्किल हैलाइड पे कार्बन की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर अब हम दूसरा वर्गीकरण करेंगे, जिसके आधार पर हम एल्किल हैलाइडों को 3 भागों में बांट पाएंगे। पहला हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तृतीयक एल्किल हैलाइड। और ये वाला वर्गीकरण जो है वो इस आधार पर है कि हमारे एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ हेलोजन जो है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ एल्किल मूलक है तो कार्बन निश्चित रूप से होगा, यदि वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तब हमें प्राप्त होने वाला ये हैलाइड जो है वो कहलाएगा प्राथमिक हैलाइड, जिसे जनरली इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली यदि 2
कार्बन या एल्किल मूलक से जुड़ा हुआ है तब वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो यदि सीधे सीधे 3 कार्बन से बॉन्डेड है तब वो कहलाएगा टर्शरी एल्किल हैलाइड। हम पहचान के लिए ये देख सकते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में RCH2 X समूह उपस्थित होगा, जबकि सेकेंडरी में R2H CH समूह उपस्थित होगा और आपका टर्शरी में R3C X समूह उपस्थित होगा। तो इस तरह से कार्बन की प्रकृति के आधार पर भी हम एल्किल हैलाइडों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के पश्चात हम सीखेंगे कि हैलो एल्केनों का नामकरण किस तरह से किया जाता है या इन्हें नाम किस तरह से दिया जाता है। तो सामान्यतः रसायन में IUPAC नामकरण जो है उसे किया जाता है, क्योंकि उससे हम सरलता से किसी भी एल्किल हैलाइड या किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे एल्किल हैलाइड का नामकरण, और नामकरण में भी हम सीखेंगे IUPAC नामकरण। इसके लिए हम कुछ सरल एल्किल हैलाइडों के उदाहरण ले लेते हैं। सबसे सरलतम हमारा मीथेन का मोनोहैलो एल्केन है। इसमें मान लीजिए हैलाइड जो है हमारा लगा हुआ क्लोरीन है, इसी प्रकार से ब्रोमाइड बनेगा तो ये होगा, आयोडाइड बनेगा तो ये होगा। तो IUPAC नामकरण एल्किल हैलाइड का नियम ये कहता है, एल्किल हैलाइड के IUPAC नामकरण में हमेशा पहले हेलोजन का नाम लिखा जाता है और उसमें O प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे क्लोरीन होने पर क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फिर अंत में प्रत्यय के रूप में लगाया जाता है या लिखा जाता है एल्केन का नाम, यानी आपका जनक एल्केन। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप उसे पहचान जाएंगे। तो आप पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे हेलो फॉर्म में, यानी O प्रत्यय लगा के हेलोजन को, और उसके बाद में आप प्रत्यय के रूप में अंत में लिखेंगे एल्केन का नाम। तो इस आधार पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले हम हेलोजन का नाम करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है यानी जनक एल्केन मीथेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, और ये हो जाएगा आयोडोमीथेन। तो इस तरह से हेलो प्लस एल्केन के रूप में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइडों का नामकरण करते हैं, जबकि साधारण नाम में हम इसे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड या मैथिल आयोडाइड के रूप में नामकृत करते हैं। लेकिन IUPAC नाम जो है उनके वो इस तरह से होंगे। अब यदि मान लीजिए आपका इससे अगला सदस्य है, जैसे C2H5Br है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। अब यदि हम कुछ ऐसे उदाहरण ले लें जिसमें हमारी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला ज्यादा लंबी है, तब इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो अगला उदाहरण मैं ले रही हूँ CH3, CH2, 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 Br या अन्य कोई भी एलिमेंट। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक उदाहरण है और इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। तो अब इसमें बाकी नियम जो IUPAC के हैं वो सभी लगेंगे। जैसे पहली चीज कि हम सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सीधी श्रृंखला है तो हम इसको चुन लेंगे। लेकिन कार्बन का अंकन हम वहां से प्रारंभ करेंगे जहां पर हमारा हेलोजन समूह लगा हुआ है, इसलिए इसकी मार्किंग या अंकन जो है वो यहाँ से होगा। और इस तरह से ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा आपका कार्बन हो जाएगा। और नाम लिखते समय सबसे पहले हम हेलोजन को नाम देंगे और जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी स्थिति या पोजीशन बताएंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और जैसा कि नियम हमने जाना कि अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है या जनक एल्केन का नाम लिखना है। तो चूंकि ये
5 कार्बन की श्रृंखला है, यानी इसका जनक हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमोपेंटेन। इसी प्रकार से अब यदि मान लीजिए आपकी श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, तब उस समय आप एक उदाहरण मान लीजिए हमारा ये है CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, Br या Ca। अब मान लीजिए हमारा ये उदाहरण है, तो इस उदाहरण में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम जो अंकन है वो प्रारंभ करेंगे वहीं से जहां से हमारा हेलोजन समूह जो है वो समीप हो या निकट हो। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और पहले हम जो है वो प्रतिस्थापी का स्थान जो है उसको बताते हुए उसका नाम लिख देंगे, यानी हो जाएगा ये 3-मेथिल 1-ब्रोमो और जनक जो है वो 5 की श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरह से प्रतिस्थापी के स्थान को प्रदर्शित करते हुए फिर हमारे हेलोजन के नाम को प्रदर्शित करते हुए हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं और अंत में जनक एल्केन का नाम जो है वो लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एल्केन का IUPAC नामकरण। अब अगला हमें देखना है हेलो एल्केन में पाई जाने वाली समवेता। समावयता को इंग्लिश में कहा जाता है आइसोमेरिज्म, क्योंकि कई बार प्रश्नों में समावयता के स्थान पर आइसोमेरिज्म या आइसोमर शब्द जो है वो सीधे लिख दिया जाता है, इसलिए आप लोग ये जरूर जानिए कि समावयता को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो हेलो एल्केन में समावयता जो है वो क्या होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समावयता या आइसोमेरिज्म को परिभाषित करना होगा। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं समावयवी, और यौगिकों में पाया जाने वाला ये गुण जो है वो कहलाता है समावयता। सामान्यतः हेलो एल्केन में 3 प्रकार की समावयता जो है वो देखने में आती है। पहली होती है श्रृंखला समावयता, दूसरी है स्थान समावयता और तीसरी है प्रकाशीय समावयता। अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। तो श्रृंखला समावयता क्या हो जाएगी? श्रृंखला समावयता तो ऐसे एल्किल हैलाइड्स, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन उनकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं वो जो हेलोजन से जुड़ी हुई है उनकी भिन्न भिन्न होने की वजह से जो समावयता या भिन्न संरचना उत्पन्न होगी उसे कहेंगे श्रृंखला समावयता। इस बात को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक उदाहरण बता देती हूँ, फिर पुनः इसे समझाऊंगी। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है CH3, CH2, 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 Cl और दूसरा उदाहरण है CH3, CH2, C, CH3, CH, 5 है ये। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्बन की श्रृंखला उतनी ही हो। CH2, C, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यदि हम इनके अणु सूत्र देखेंगे तो वो दोनों के ही समान प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पर भिन्नता देखिए किस बात की है। यहाँ भिन्नता है आपकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला की। आपके नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और Cl दोनों में ही समान है, यानी अणु सूत्र समान है, लेकिन यहाँ पर भिन्नता है जो हेलोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसमें भिन्नता की वजह से इनकी अलग अलग संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है, इसलिए ये कहलाएगी श्रृंखला समावयता। तो हम परिभाषा फिर से एक बार बोल लेते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन उनमें
हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समान अणुसूत्र वाले यौगिकों को श्रृंखला समवयवी कहेंगे और उनके इस गुण को श्रृंखला समवयता कहा जाएगा। अब हमारा दूसरा है स्थान समवयता। स्थान समवयता में जैसे कि हमें नाम से ही विदित हो रहा है कि स्थान में भिन्नता होगी, और किसके स्थान में भिन्नता होगी? यहाँ भिन्नता होगी हैलोजन के स्थान में। तो जब हमारे ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उसमें जो हैलोजन है वो हाइड्रोकार्बन में भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ा हो, अणुसूत्र दोनों के समान हो लेकिन हैलोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन में भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ा हो, तो हैलोजन के स्थान की भिन्नता की वजह से जो समवयता उत्पन्न होती है वो कहलाती है स्थान समवयता। इसका उदाहरण देखिए, CH3 CH2 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 Br। ये हमारे पहले उदाहरण में इस 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला में ब्रोमीन जो है वो कहाँ लगा हुआ है? किनारे पर। और इतने ही कार्बन श्रृंखला वाला अगर हम दूसरा यौगिक ले लें सेम अणुसूत्र वाला CH Br अब Br हम यहाँ लगा रहे हैं और CH2 CH3 1 2 3 4 5। फिर हमारे यदि हम इस उदाहरण में कार्बन हाइड्रोजन और ब्रोमीन की संख्या देखकर इनके अणुसूत्र निकाले तो दोनों के ही अणुसूत्र जो है वो कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन इनमें Br की स्थिति या पोजीशन या स्थान जो है वो भिन्न भिन्न है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे स्थान समवयता के या पोजीशन आइसोमेरिज्म के। तो ये हो गया उदाहरण हमारे पास स्थान समवयता का। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे प्रकाशीय समवयता। प्रकाशीय समवयता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशीय समवयता में सामान्यतः यौगिक के अणुसूत्र तो समान रहते हैं लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनके भिन्न भिन्न व्यवहार की वजह से जो समवयता उत्पन्न होती है उसे प्रकाशीय समवयता कहते हैं। प्रकाशीय समवयता के लिए ये अनिवार्य है कि ये समवयता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन उपस्थित हो, जिसे हम किराल कार्बन भी कहते हैं। और इस असममित कार्बन की वजह से ऐसे दो समान अणुसूत्र वाले अलग अलग संरचना वाले यौगिक उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो वो कहलाती है आपकी प्रकाशीय समवयता। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण बता दूं मैं आपको। 2-ब्रोमोब्यूटेन ये इसका दूसरा प्रतिबिंब रूप CH3 C Br C2H5 H। तो ये 2-ब्रोमोब्यूटेन के ये दोनों रूप जो है इनमें से ये वाला D रूप कहलाएगा और ये कहलाएगा L रूप, क्योंकि ये वाला अणु जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी के घूमने की दिशा में घुमा देगा यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इसलिए ये डी रूप कहलाएगा। और इसका दूसरा वाला रूप जो है उसका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न रहेगा। वो क्या करेगा? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की घूमने की दिशा के विपरीत घुमा देगा, तो वो लीवो रोटेटरी कहलाता है, इसलिए शॉर्ट में उसे कहा जाता है एल रूप। तो ये दोनों डी रूप और एल रूप जो है ये कहलाते हैं प्रकाशीय समवयवी। तो ये वाली समवयता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति एक ही समान अणुसूत्र वाले दो यौगिकों के अलग अलग व्यवहार की वजह से उत्पन्न होती है। आप ध्यान दीजिए, इसमें असममित कार्बन है। असममित कार्बन या किराल कार्बन का क्या मतलब होता है? असममित कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं जो हैं वो अलग अलग समूह के द्वारा संतुष्ट हैं। देखिए आप, ये कार्बन में हाइड्रोजन C2H5 Br CH3 चारों समूह या ग्रुप जो है अलग अलग लगे हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को पुकारा जाता है असममित कार्बन। और असममित कार्बन
जिन यौगिकों में होता है वही प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने सीख लिया हैलो एल्केन में समवायता। हैलो एल्केन में हमने देखा कि श्रृंखला समवायता पाई जाती है, स्थान समवायता पाई जाती है और प्रकाशीय समवायता पाई जाती है। कभी कभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये पूछ लिया जाता है प्रश्नों में कि 2 उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे और उनमें कुछ बात का अंतर होगा, या तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का अंतर होगा, या उनमें अंतर होगा आपके हैलोजन के स्थान का, या फिर अंतर होगा उनके समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का, जिसे जनरली डी रूप एल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उनकी पहचान एक और कि वो दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो ऐसे उदाहरण देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पाए जाने वाली, इस उदाहरण में पाई जाने वाली समवायता बताइए, तब आप ये ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो हैलो एल्केन में अब अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है हैलो एल्केन के बनाने की विधि। चूंकि हम हैलो एल्केन को पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमने उसका सामान्य परिचय जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि वो कौन कौन से और कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी हमने उसका वर्गीकरण भी सीख लिया, हमने उनका IUPAC नाम सीखा, फिर हमने क्या किया, उनमें समवायता भी पाई जाती है वो जान लिया। अब हम देखेंगे कि सामान्यतः हैलो एल्केन को किन किन विधियों से बनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विधियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। हैलो एल्केन को सबसे पहले हम एल्केन से ही प्राप्त कर सकते हैं और एल्केन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अभिक्रिया समझा रही हूँ, वो है मीथेन पे हैलोजनीकरण यानी हैलोजन का योग। तो हमारी वो अभिक्रिया है मीथेन का क्लोरीनीकरण। तो देखिए मीथेन की जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया या योग होता है तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें क्लोरीन सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें उसका स्थान ले लेता है, उसमें जुड़ जाता है और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन एक बचे हुए क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना देता है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है हमारा मोनो हैलो एल्केन, पहला एल्केन। लेकिन इस अभिक्रिया की विशेषता ये है कि ये अभिक्रिया जो है वो एक बार यदि शुरू हो गई तो ये लगातार चलती जाती है क्योंकि ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है और चूंकि यह मुक्त मूलकों के द्वारा संचालित होती है तो एक बार जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है तो लगातार जब तक इसमें विस्थापन के लिए हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर हमें विभिन्न प्रकार के मोनो, डाई, ट्राई हैलो एल्केनों का मिश्रण जो है वो इसमें प्राप्त हो जाता है। तो हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के जो हैलो एल्केन यहाँ बनेंगे उन्हें रिएक्शन के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या बन गया, CH3Cl। फिर अब चूंकि ये श्रृंखला अभिक्रिया तो स्वयं ही लगातार होती चली जाती है तो अब अगली बार में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और विस्थापित हो जाएगा। अब यहाँ बचा CH2 और उसके स्थान पर एक क्लोरीन आएगा तो अब Cl हो जाएंगे 2, Cl2 प्लस एक HCl फिर बाहर निकल जाएगा। अभी भी चूंकि विस्थापन के लिए हाइड्रोजन उपस्थित है इसलिए ये अभिक्रिया फिर आगे चलेगी और फिर क्लोरीन से विस्थापन द्वारा यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलेगा तो अब बचेगा एक ही हाइड्रोजन और उसके स्थान पर यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा है तो ये हो जाएंगे 3 Cl, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है जो कि क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अभी भी यहाँ पर विस्थापन के लिए हाइड्रोजन बचा है तो एक पद और आगे जाएगा ये अभिक्रिया CHCl3 प्लस Cl2 से पुनः हम योग कराएंगे तो
अब ये H हटकर एक Cl और लग जाएगा, CCl4 बन जाएगा और आपका HCl का एक अणु जो है वो और प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहली अभिक्रिया है एल्केनों का सीधा हैलोजनीकरण, जिससे हमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के हैलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त हो जा रहा है। तो हम इस तरह से एल्केन पर क्लोरीन का, ब्रोमीन का क्या कर सकते हैं, सीधे योग करके क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण यानी कि हैलोजनीकरण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइडों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम आयोडाइड प्राप्त करना चाहते हैं तब उसके लिए हमें तीव्र ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सामान्यतः हैलो आयोडाइड आसानी से नहीं बनता। तो इसी अभिक्रिया को जब हम तीव्र ऑक्सीकारक जैसे परायोडिक एसिड इनकी उपस्थिति में कराएंगे तब जाकर हम आयोडीकरण करा पाएंगे। तो ये हमारी पहली मेथड हो गई कि हम एल्केन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, हैलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी विधि या दूसरा तरीका है एल्कीनों के द्वारा। एल्कीन यानी द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन। तो हम एल्कीनो एक ले लें, हम सबसे सरलतम एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन। इसमें यदि हम हैलोजन अम्लों का योग कराएं HBr या HCl, तो हम सीधे इनके योग के द्वारा क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर योग होगा तो एक हाइड्रोजन ये इस कार्बन से, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cl। और इस तरह से हमें एल्कीनों के सीधे हैलोजन अम्लों के योग के द्वारा, हैलोजन अम्ल आप जानते हैं हैलोजन के यानी हाइड्रोजन जो है वो हैलाइड के साथ मिलके HX वाले जो यौगिक बनाता है उन्हें हम, वो सभी अम्लीय होते हैं इसलिए उन्हें हम सामान्य नाम हैलोजन अम्ल से बोलते हैं, उन्हें हम हैलोजन अम्ल। जैसे HX में आपका HCl HBr HI जो है ये सभी आ जाएगा, इन्हें सम्मिलित रूप में हैलोजन अम्ल कहा जाता है। तो जब एथीन की क्रिया हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो सीधे योग अभिक्रिया के द्वारा हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण चीज सीखना है कि यदि हम एल्कीन असममित प्रकार का ले रहे हैं, असममित यानी 3 कार्बन वाला हम एल्कीन ले रहे हैं, यहाँ मैं अगर द्विबंध लगा दूं, हम इसे बैलेंस कर दें, CH3 CH2 यानी प्रोपीन। यदि यही हैलोजन अम्लों का हम योग प्रोपीन से करा रहे हैं तो ये कुछ खास नियम के द्वारा होता है, उसे अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसे बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो पुनः ध्यान दीजिए, जब हम एल्कीनों का योग हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं और हमने जो एल्कीन लिया है यदि वो असममित प्रकार का है यानी प्रोपीन है, तो हैलोजन अम्ल का योग जो है वो एक खास नियम के द्वारा होता है जिसे कहा जाता है मार्कोनी-कॉफ का नियम। वैसे ये नियम आपको कक्षा 11वीं में पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ ये रिपीट हो रहा है, पर चूंकि ये नेम रिएक्शन है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आप इसे पुनः अच्छे से ध्यान से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो असममित एल्कीनों पर जब हैलोजन अम्लों का योग होता है तो वो विशेष नियम के अनुसार होता है जिसे कहा जाता है मार्कोनी-कॉफ का नियम। और मार्कोनी-कॉफ का नियम हमें सिखाता है कि असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग में जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग है वो हमेशा जाकर उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिए, असममित एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों का जब योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग हमेशा जाकर उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 और इसके पास 1 ही। चूंकि सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ है इसलिए आपका ब्रोमीन कहाँ जाकर जुड़ेगा एल्किल हैलाइड बनाने में, इस स्थान पर। इसलिए हमारा बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, CH3
सी एच को मैं अलग शो कर दे रही हूँ, ब्रोमीन हमारा यही जुड़ेगा, तो ये हो गया CHBr। और अब आपका अगले ये वाला H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। इस तरह से आपका बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। तो ये कहलाया मार्कोनिकॉफ का नियम। अब एक और महत्वपूर्ण चीज कि इसी अभिक्रिया को यदि हम किसी पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं और वो आपका यदि कार्बनिक पेरोक्साइड है, सामान्यतः इसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। C6H5COO वोल्टवाइज इसका सूत्र है। तो जब इसी अभिक्रिया को यदि हम किसी पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति या कार्बनिक पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है और इसे कहा जाता है पेरोक्साइड प्रभाव। इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। पुनः मैं रिपीट कर रही हूँ कि यदि हमने असममित हाइड्रोकार्बन का योग जो है वो बेंजाइल पेरोक्साइड या अन्य किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया, तब वह योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा और उसे हम पेरोक्साइड प्रभाव, इसका एक नाम और है खराश प्रभाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसके विभिन्न नाम है। तो अब हम देख लेते हैं कि यदि इसी रिएक्शन को, ये है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम योग करा रहे हैं किसका, हैलोजन अम्ल का HBr का, तब ये आपका योग जो है वो इसके विपरीत होगा। तो हमारा बनने वाला अब की बार प्रोडक्ट सिंपल हो जाएगा। अब सिंपल योग के द्वारा द्विबंध के दोनों तरफ हाइड्रोजन और Br जुड़ जाएंगे, यानी हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, एक H जुड़ेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और Br। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट इससे डिफर कर रहा है, अलग प्रोडक्ट बना है, किसकी वजह से, इस कार्बनिक उत्प्रेरक की वजह से। तो इस प्रभाव को जाना जाता है खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम इसे कहा जाता है। इस तरह से हमने देख लिया हमारी दूसरी विधि जो थी एल्कीनों से भी हम क्या कर सकते हैं, हैलोजन अम्लों के योग के द्वारा एल्किल हैलाइड जो है उसे बना सकते हैं। अब हम अपनी अगली विधि देखेंगे। अब हमारी तीसरी विधि है कि हम एल्कोहल जो है उनसे भी क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाना। तो इसमें हम दो तीन तरीके से सीखेंगे कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है कि जनरल वे में यदि मैं लिखूं कि किसी भी अल्कोहल की अगर हम क्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, मान लीजिए हमने ले लिया HCl, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका RCl बन जाएगा एल्किल हैलाइड और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। चूंकि जल का अणु बाहर निकला है इसलिए ये अभिक्रिया निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी और निर्जलीकरण के लिए इसमें हमें जिंक क्लोराइड या निर्जल जिंक क्लोराइड या कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे निर्जली कारकों की उपस्थिति भी दर्शाना पड़ेगा। तो अब हम अपना ये रिएक्शन बता सकते हैं कि जब एल्कोहलों की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमें एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। आप चाहें तो एल्किल मूलक की जगह कोई वैल्यू रखकर भी बना लीजिए। C2H5OH यदि आपने ले लिया और HCl ले रहे हैं, तब आपका बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5Cl प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा।
तो ये हुआ पहला तरीका कि हम अल्कोहल से किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों की क्रिया करके सीधे सीधे बना सकते हैं किसको, एल्किल हैलाइड को। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एल्किल हैलाइड की क्रिया फास्फोरस के पेंटा या ट्राई हैलाइड से करा दें। इससे देखिए क्या होगा, इससे भी आप एल्किल हैलाइड बना सकेंगे। इसमें एक अणु HCl का निकल जाएगा और POCl3 जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर पुनः आप वैल्यू रख के भी बना लीजिए जैसे C2H5OH प्लस PCl5। तो यहाँ पर क्या देखिए आपका ये बन जाएगा C2H5, एक अणु Cl लेकर ये एल्किल हैलाइड बना लेगा, एक हाइड्रोजन Cl लेकर HCl बना के निकल जाएगा और बचा हुआ आपका प्रोडक्ट है POCl3। इस तरह से आप अल्कोहलों की PCl3 या PCl5 से क्रिया के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि आप अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दें, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से भी आप डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, पश्चवाहन द्वारा इससे आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक अणु प्राप्त हो जाएगा RCl का, सल्फर जो है वो SO2 बना के हट जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके बनाने का HCl। तो इस तरह से हम अल्कोहल से हैलोजन अम्लों के द्वारा फास्फोरस के हैलाइड्स, पेंटाइड ट्राई हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड की क्रिया के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जो हेलोएल्केन है या एल्किल हैलाइड है उनका निर्माण कर सकते हैं। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो सामान्यतः परीक्षा में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं उन्हें और बता देती हूँ आपको। तो अब हम छोटी छोटी सी 2 विधियां और सीख लेते हैं एल्किल हैलाइड को बनाने की। तो हम हेलोएल्केन की बनाने की अन्य विधियां और जो हमारी रह गई हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें हम देख रहे हैं। तो हमारी 3 विधियों के बाद अब अगली चौथी विधि है हैलाइड विनिमय विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि सामान्यतः जो एल्किल आयोडाइड है वो बहुत कठिनता से बनते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऑलरेडी हम एक एल्किल हैलाइड लेकर सोडियम आयोडाइड की उससे क्रिया करा लेते हैं। ऐसा कराने से आपका RiNA एल्किल आयोडाइड बन जाता है और सोडियम अपना क्लोराइड लेकर या जो भी हैलाइड है दूसरा उसे लेकर अपना लवण बना लेता है। क्योंकि यहाँ पे हैलाइड का एक्सचेंज या विनिमय हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को हैलाइड विनिमय अभिक्रिया या हैलाइड विनिमय विधि भी कही जाती है। महत्वपूर्ण चीज, सामान्यतः कठिनता से बनने वाले एल्किल आयोडाइड जो है उनका निर्माण इस विधि के द्वारा किया जाता है। हमारी आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट विधि है हुन-स्टीकर विधि। ये पुराने सालों में परीक्षाओं में पूछी भी गई है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि वसा अम्लों के सिल्वर लवण, हमें पता है वसा अम्ल में सामान्य सूत्र RCOH होगा, उसका सिल्वर लवण यानी H के स्थान पर Ag होगा। तो जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो यहाँ पर हमें एल्किल ब्रोमाइड RBr प्राप्त हो जाता है, CO2 इसमें से बाहर निकल जाएगी और Ag एक Br को लेकर अपना ब्रोमाइड बना लेगा AgBr, और इस तरह से हमें इन 2 विधियों से भी एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एल्किल मूलक की वैल्यू रख के ये सभी क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। C2H5Cl प्लस NaI, इस स्थिति में आपका बन जाएगा C2H5I यानी आयोडो एथेन प्राप्त हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा NaCl। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपने CH3 लिया है तो CH3COAg प्लस Br2, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3Br मैथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन का निर्माण हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और AgBr बन जाएगा। इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन 5 विधियों के द्वारा सीखा कि एल्किल हैलाइड का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो आज के अब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज के हमारे इस लेक्चर में सबसे पहले तो हमने जाना कि हेलोएल्केन होते क्या हैं, हेलोएल्केन का फिर हमने वर्गीकरण सीखा। हमने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के हेलोएल्केन कौन कौन से होते हैं। फिर हमने सीखा उनका IUPAC नामकरण करना। IUPAC नामकरण के बाद हमने हेलोएल्केन में पाए जाने वाली समवायता को भी जाना। फिर हमने सीखा उसके बनाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां। अब हम
इसके आगे के टॉपिक यानी इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन जो है वो अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस यूनिट में से इस पार्ट में से बता देती हूँ। आज आपने जो नेम रिएक्शंस पढ़ी या कुछ विशेष नाम वाली रिएक्शन पढ़ी, जैसे मार्कोनिकॉफ नियम हो गया आपका, पेरोक्साइड प्रभाव हो गया, आपने हुस्डीकर विधि पढ़ी, तो ऐसी नेम रिएक्शन और मुख्य नियमों पर आधारित अभिक्रियाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप उन पर विशेष ध्यान देंगे और उनकी अच्छी तरह से